हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैव यू एवर फेल्ट कि कभी आपका दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है? कभी आप बिना रीज़न के गुस्सा हो जाते हो या बिना वजह किसी से डरते हो? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, इसका रीज़न हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि अनकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है। टुडेज वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फ्रायड का साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सो वॉच टिल द एंड। वॉज सिगमंड फ्रायड? सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो कि 1856 में बॉर्न हुए थे। उन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करे हुए ऑब्जर्व किया कि लोगों के बिहेवियर के पीछे हिडन अनकॉन्शियस रीजन होते हैं। फ्रॉइड ने कहा ह्यूमन बीइंग आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट मोटिवेट्स देम। उन्होंने ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन और केस स्टडीज का यूज किया। उनका फोकस था अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स। साइक एनालिसिस को पढ़ते हुए सिगमंड फ्रायड ने कुछ की असम्पशंस भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असम्पशंस क्या थे। फ्रायड की थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट असम्पशंस पर बेस्ड है। पहला है अनकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल। मोस्ट ऑफ आर बिहेवियर अनकॉन्शियस से कंट्रोल होता है। सेकेंड वॉज अर्ली चाइल्डहुड शेप पर्सनैलिटी। जो हमारी उम्र के पहले 5 साल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। थर्ड वॉज साइकिक डिटर्मिनिज्म। नथिंग हैपन बाय चांस, हर बिहेवियर का एक हिडन कॉज होता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन वॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। माइंड के अंदर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत। सिगमंड फ्रायड ने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दिया था जिसको उन्होंने एक आइसबर्ग की मदद से समझाने की कोशिश करी थी। जो ये ऊपर वाला पार्ट है आइसबर्ग का, इसको उन्होंने कॉन्शियस माइंड किया था। जो पार्ट बिल्कुल सी लेवल पे है, सी लेवल से थोड़ा मतलब ऊपर है, उसको हम प्री कॉन्शियस कह सकते हैं। और जो बिल्कुल सी डीप सी लेवल में है उसको उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड किया था। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। फ्राइड के अकॉर्डिंग ये सबसे पावरफुल पार्ट है। अगर बचपन में आपको इंसल्ट किया गया है वो मेमोरी अनकॉन्शियस में चली जाती है और फ्यूचर में आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो सकता है। कॉन्शियस माइंड वो है जिसके बारे में हम अवेयर है, जैसे कि मुझे अपना नाम याद है। प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है जो थोड़ी एफर्ट से याद किया जा सकता है, जैसे मैंने खाने में कल क्या खाया था। देन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड गेव 3 पर्सनैलिटी: id, ego and super ego. id is present from birth, works on pleasure principle, immediate satisfaction चाहता है, completely unconscious होता है। जैसे बेबी रो रहा है उसे अभी मिल्क चाहिए। ego develops after id। जो ईगो होता है वो हमारा डेवलप हो जाता है आफ्टर द इड इज फुल्ली डेवलप्ड। सो इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे काम करता है। ये सोचता है काम करने से पहले कि अगर हमने ये काम किया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जबकि इट ऐसा कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपने प्लेजर और अपनी विल्स के बारे में सोचता है। और सुपर ईगो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सोचता है। वो सबका भला चाहता है और पेरेंट्स और सोसाइटी से डेवलप किया जा सकता है और राइट और रॉन्ग को डिसाइड करता है। सुपर ईगो हम हमेशा हमारे अंदर एक गिल्ट की फीलिंग क्रिएट करता है कुछ भी गलत करने से पहले। जो इंटरेक्शन है इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में, उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम हॉल में हो और चीटिंग का चांस मिला है तो इट चाहेगा चीटिंग कर लो, मार्क्स मिलेंगे। सुपर ईगो कहेगा ये गलत है। और ईगो कहेगा अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम होगी, बेटर पढ़ाई करो। तो देखा कि एक कैसे हमारा इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ना ही कंप्लीटली वो डिसीजन लेता है जो सुपर ईगो ने लिया है, ना ही वो डिसीजन लेता है इड जो इड ने लिया है। जो सुपर ईगो होता है वो गिल्ट में ही रहना चाहता है। अगर ईगो इसको बाहर ना निकाले तो ये हमेशा गिल्ट में ही रह जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रायड कंट्रीब्यूशन। अब फ्रायड की कंट्रीब्यूशन की बातें करते हैं। तो फ्रायड का जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड दिया था, साइको एनालिसिस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था, डिफेंस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कराया था। इनकी जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो आज भी साइकोलॉजी में यूज़ करी जाती है। नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ सिगमंड फ्रायड्स थ्योरी। जो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी थी वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल बेस थी। उसमें कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस हमें नहीं मिले थे और ना ही कोई साइंटिफिक एविडेंस पाए गए थे। इन्होंने ओवर एम्फेसाइज कर दिया था सेक्सुअलिटी पे। और ये बहुत ही छोटे केस स्टडी, मतलब छोटी पोर्शन में केस स्टडी की गई थी, तो लार्ज अमाउंट में डाटा अवेलेबल नहीं था। इनकी जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी थी इनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने में भी काफ़ी डिफिकल्ट आ सकती थी। पर फिर भी इन सब क्रिटिसिज्म के बाद भी इनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस माना जाता है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।